ठीक है, ओके ओके, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके ओके, साउंड प्रॉपर है ना? ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या किया था, तो लास्ट लेक्चर को एकदम ब्रेन में सेट करना, वैसे तो हो गया होगा, एक बीच में गैप मिला था आपको एक दिन का, मुझे लग रहा है इसमें अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर भी एक बार हम क्विकली रिवीजन करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी टूल्स की। अगर आपको एक बेहतरीन बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना है तो आपको टूल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है भाई? आपको चाहिए एंजाइम्स, यानी डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम, जिससे आप डीएनए को मैनिपुलेट कर सकते हो। मींस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर। इसके अलावा और क्या चाहिए? लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने भाई, मॉलिक्यूलर गम भी चाहिए, यानी लाइगेज, ठीक है। और लाइगेज कौन सा यूज करते हैं? T4, जिसको T4 बैक्टीरियोफाज से आइसोलेट किया था, T4 लाइगेज। जो मॉलिक्यूलर गम है, गम का मतलब ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को जोड़ने का काम करता है, और मॉलिक्यूलर सीजर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को कट करने का काम करती है। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को, ठीक है, फॉस्फेट शुगर बॉन्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। और एक्चुअल में एक फॉस्फेट से दो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, सो इट इज आल्सो कॉल्ड, या एक शुगर से दो बॉन्ड होते हैं, सो इट इज आल्सो कॉल्ड फॉस्फोडाइएस्टर, पर सिंगल बॉन्ड को फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ही बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक एकदम क्लियर होगा बेसिक। तो हमने डिटेल में बताया था किसके बारे में? अच्छा, एक और बचा पॉलीमरेज। तो पॉलीमरेज की बात करते हैं तो अक्सर कर, ठीक है, पॉलीमरेज आप जानते हो प्रोकैरियोट में 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो कौन सा डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे यहां पर? टाइप 1, ठीक है। उसकी क्वालिटी आप जानते हो, हर डायरेक्शन मूव करने में कैपेबल होता है, ठीक है, और रिपेयर में भी बहुत जगह यूज होता है, बहुत बेहतरीन है, जो मल्टीपर्पज उसको यूज कर सकते हैं। इसलिए डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम टाइप, ठीक है, 1 पॉलीमरेज यूज करते हैं। और कौन सा हम लाइगेज यूज करते हैं? T4 लाइगेज यूज करते हैं। अब डिटेल कहानी जो हमने स्टडी की थी लास्ट लेक्चर में, वो थी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की, जो हम अभी लेके चल रहे हैं। इसके अलावा और क्या चाहिए आपको भाई? डीएनए मैनिपुलेटिंग एंजाइम के अलावा आपको चाहिए एक बेहतरीन क्या? वेक्टर। वेक्टर वो जो क्या करेगा, ठीक है, अपनी गाड़ी में बिठाएगा फॉरेन डीएनए को, ठीक है, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट को, और ड्राइव करके कहां लेके जाएगा? ठीक है, समझ के कहां लेके जाएगा? कहां? ठीक है, होस्ट सेल के अंदर, ठीक है। तो लॉन्ग ड्राइव पर जाएगा सीधा होस्ट सेल के अंदर, और जाएगा ही नहीं, वहां जाकर के, समझ रहे हो ना, उसको खिलाएगा पिलाएगा, ठीक है, मल्टीपल कॉपी बनाएगा, समझ रहे हो। इतना ही नहीं, नेक्स्ट जनरेशन में भी लेके जाएगा। इतनी खतरनाक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वही सही मायने में बेहतरीन वेक्टर, समझ रहे हो। मॉलिक्यूलर व्हीकल वही बेहतर है जो लेके भी जाए, समझ रहे हो ना, मल्टीपल कॉपी भी बनाए और नेक्स्ट जनरेशन में भी लेके जाए। वही सबसे बेहतरीन वेक्टर है जो आज हमारा टारगेट है। और क्या चाहिए भाई? एक होस्ट भी तो चाहिए, एक ऐसा होस्ट जहां आपका जीन क्या हो? क्लोन हो, मल्टीपल कॉपी बने उसकी, और उसका एक्सप्रेशन हो। तो आपको 3 चीजें अगर मिल जाती हैं, मजा आ जाएगा, आप बेहतरीन बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन जाओगे, ठीक है। तो अब रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की हमने बेसिक बातें बताई थी आपको। पहले डिस्कवरी के बारे में बताया, अभी डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है। अर्बर के बारे में बताया, अर्बर से भी पहले ढेर सारे रिसर्च स्कॉलर्स थे, उनसे भी 10 ईयर पहले, ठीक है, 1950 की बात है, जब वो अपना काम कर रहे थे, वो इस पे ही स्टडी चल रही थी उनकी, ठीक है। कुछ कंक्लूजन निकल रहे थे, पर अभी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल बड़े साइंटिस्ट ने काम नहीं किया था। अर्बर की हाइपोथेटिकल जो उसने स्टडी की, समझा, लोगों के आर्टिकल्स पढ़े, कुछ कंक्लूजन निकले, इतना समझ में आया कि यार कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास बैक्टीरियोफाज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर होती है, बट कुछ के पास नहीं होती। तो आखिर क्या होता है इनमें जिस वजह से इनके पास रेजिस्टेंस पावर आ जाती है? तो इसकी स्टडी की उन्होंने। तो अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 63 के आसपास, ठीक है, 1963 के आसपास मैंने बताया कंक्लूजन निकला। एनसीईआरटी ने आइसोलेशन लिख दिया है, बट कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन इन्होंने बताया कि कंक्लूजन निकला एक्चुअल में बैक्टीरिया के अंदर 2 टाइप के एंजाइम होते हैं। एक तो मिथाइलेज, जो अपने डीएनए को मिथाइलेटेड कर लेता है, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ चुके हो मिथाइलेशन का मेन कंसेप्ट क्या है, क्यों होता है मिथाइलेशन, ठीक है। मिथाइलेशन हमेशा जेनेटिक मटेरियल को स्टेबिलिटी देता है। कहीं पर भी आप देखना भाई, डीएनए रिपेयर पढ़ो, कहीं पर भी जितनी भी चीजें पढ़ोगे, अगर कहीं मिथाइलेशन है मतलब उसको स्टेबल किया जा रहा है,
ठीक है। तो यहां पर भी वो अपने जेनेटिक मटेरियल को स्टेबल करता है, किसकी हेल्प से? मिथाइलेशन की हेल्प से। तो मिथाइलेशन हो जाएगा, अपना जेनेटिक मटेरियल स्टेबल, ठीक है। यानी अब वो मॉलिक्यूलर सीजर अपने डीएनए को कट नहीं कर पाएंगे, पर अगर नॉन मिथाइलेटेड डीएनए एंटर करता है अंदर तो उसको कट 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 करके उड़ा दिया जाएगा। मींस समझ में आ गया होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काम करते हैं? डीएनए को ब्रेक करने का काम करते हैं। यानी अगर फॉरेन डीएनए उस बैक्टीरिया में एंटर करेगा, स्पेशली ई कोलाई पर स्टडी की गई, तो क्या कर दिया जाएगा? उसके डीएनए के टुकड़े 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 कर दिए जाएंगे, पर अपने डीएनए को प्रोटेक्टेड रखा जाएगा, ठीक है। तो वो कैपेबिलिटी, इसके लिए 2 एंजाइम आइसोलेट हुए, आइडेंटिफाई हुए, पर इसको एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया। इनकी हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया था? स्मिथ साहब ने किया था, ठीक है। उन्होंने आगे जाकर के लगभग 17 में, ठीक है, एक स्पेसिफिकली कह सकते हो बढ़िया तरीके से हिंद 2 को आइसोलेट किया, कैरेक्टराइज कराया, जो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था। भाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी 2 टाइप के होते हैं, 1 और 2। 1 की क्वालिटी होती है कि वो मिथाइलेशन भी कर लेता है और डीएनए को कट भी कर लेता है, रिकॉग्नाइजेशन तो दोनों ही कर लेते हैं, ठीक है। पर 1 का एक ड्रॉबैक होता है, उसको एटीपी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। पर 2 की क्वालिटी क्या है? ठीक है, 2 की क्वालिटी ओनली कट करना, मिथाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, और विदाउट एटीपी, और कट भी यूं ही नहीं कर देता रैंडमली। फर्स्ट तो रैंडमली कट करता है, 2 तो एकदम स्पेसिफिक साइट पर कट करता है, उसको रिस्ट्रिक्शन साइट बोलते हैं। कहां कट करता है? रिस्ट्रिक्शन साइट पर, स्पेसिफिक साइट पर, क्लोनिंग साइट पर कट करता है। यह क्वालिटी थी 2 में, इसलिए तो 2 को यूज किया गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। विदाउट एटीपी स्पेसिफिक जगह कट करेगा, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, कट करने की रिक्वायरमेंट है, मिथाइलेशन की हमें जरूरत ही नहीं है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। चलो ये एक चीज समझ में आई। तो ये किसकी, किन्होंने उसको, किसने आइसोलेट किया उसको? अब लोग स्मिथ साहब ने किया। बाद में, ठीक है, नाथन साहब ने इसकी एक्सपेरिमेंट्स लगाए, बहुत सारे तरीके की इसकी एप्लीकेशन पर स्टडी की, और फाइनली, ठीक है, उसके लगभग 8 ईयर बाद 78 में आकर के इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि बहुत बड़ी खोज थी, ठीक है। आपको वो औजार मिल गए थे जिससे आप किसी भी डीएनए की केमिस्ट्री को चेंज कर सकते हो, मैनिपुलेशन कर सकते हो। तो एक बहुत बड़ी खोज थी भाई, ठीक है, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी ये, इसीलिए इन तीनों साइंटिस्टों को क्या मिले थे? नोबेल प्राइज मिले थे एक साथ। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट क्लियर था, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्वालिटी पर जाते हैं, भी टाइप्स पर जाते हैं। भाई 2 टाइप के थे, एक एक्सोन्यूक्लियस, एक एंडोन्यूक्लियस, जो बाहर से उड़ा रहा है डीएनए को, बाहर से एक्सोन्यूक्लियस, जो बीच में से कट कर रहा है, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो एक्सोन्यूक्लियस तो हमारे काम के थे ही नहीं, उसको हटा दो भाई, अलग कर दो। पर बैक्टीरिया में ये भी मिलते हैं, ये बैक्टीरिया का सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म, क्योंकि एक बैक्टीरिया में कोई एक टाइप का एंजाइम नहीं था, एक्सोन्यूक्लियस भी थे, एंडोन्यूक्लियस भी थे, एंडोन्यूक्लियस भी 4-5 टाइप के होते हैं, 1 2 3 4, पर आपके लिए 1 और 2 सफिशिएंट है, क्योंकि इन्हीं 2 पर मेनली सबसे ज्यादा काम हुआ है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो गया, एक्सो और एंडो में अंतर क्या है। और एंडो भी 2 टाइप के, 1 और 2। अब क्वेश्चन आएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन सा यूज हुआ? टाइप 2। क्यों यूज हुआ? विदाउट एटीपी टेस्ट ट्यूब में आप काम कर सकते हो। ये क्वालिटी थी किसकी? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। एकदम क्लियर होगा ये वाली बात। चलो बहुत बढ़िया, क्वालिटी क्लियर हो गई हमें। अब हम बात करते हैं आगे, ठीक है, आगे बात करते हैं भाई क्वालिटी क्या थी। हाँ, मिथाइलेशन की यहां रिक्वायरमेंट नहीं है, तो टाइप 2 मिथाइलेशन नहीं करता, कोई बात नहीं, हमें मिथाइलेशन नहीं करना, हमें तो सीधे कट लगाना है, वो भी स्पेसिफिक साइट पर, एकदम रिस्ट्रिक्शन साइट पर, जो स्पेशली 4 to 8 न्यूक्लियोटाइड या बेस पेयर से मिलकर के बने होते हैं। उनको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस भी बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट भी बोलते हैं, और क्लोनिंग साइट भी बोलते हैं। क्लोनिंग साइट क्यों बोलते हैं आज मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। यानी टाइप 2 सबसे ज्यादा यूज हुए। चलो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम इनके और आगे बढ़ते हैं, इनके पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात करते हैं, इनकी रिस्ट्रिक्शन साइट्स की बात करते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन साइट्स क्या होते हैं? मैंने बताया था स्पेसिफिकली, ठीक है, पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनते हैं। ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, यानी 5 to 3 प्राइम पढ़ो, 3 to 5 प्राइम पढ़ो, एक जैसे ही होते हैं। जैसे मलयालम, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, ठीक है, और मैंने बताया भी था ई को R1 का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन्होंने, तो आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है। ई को R1, ठीक है, GAATTC, उल्टा से पढ़ोगे GAATTC, ऐसे पढ़ो GATTC, ऐसे पढ़ो GATTC, एक ही तो बात है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये क्या होता, ये कितने बेस पेयर का था? GAATTC 6 बेस पेयर का। ऐसे ही हिंद
2 का भी ध्यान रखना है, 6 बेस पेयर का। अब मैंने बताया था बच्चे कंफ्यूज होते हैं, फर्स्ट डिस्कवर एंडोन्यूक्लियस हिंद 1 या हिंद 2, आप बोलोगे हिंद 2, डिस्कवर्ड हिंद 2 था, पर आइसोलेशन पहले किसका हुआ था, हिंद फर्स्ट का, ठीक है। पर हिंद 2 डिस्कवर्ड पहले था, डिस्कवरी और आइसोलेशन, नंबर ऑफ आइसोलेशन सेम स्ट्रेन से अलग अलग बात होती है। कुछ लोग मैंने बताया ये भी कहते हैं कि जो फर्स्ट आइसोलेशन हुआ था, मतलब फर्स्ट आइसोलेशन टाइप 2 जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होने थे टाइप 2, वो पहला जो था वो, ठीक है, जो टाइप 2 जो पहला आइसोलेट हुआ वो कौन सा था, हिंद 2, इसलिए हिंद 2 को फर्स्ट डिस्कवर भी रखा जाता है। तो दो हाइपोथेसिस हैं अलग अलग, एक टाइप 2 फर्स्ट डिस्कवर कौन था, तो हिंद 2, ठीक है, या इसलिए इसको डिस्कवर भी फर्स्ट में मानते हैं क्योंकि यही काम का था, वो तो काम का ही नहीं था, ठीक है, उस पर तो लोगों ने काम ही नहीं किया, बस इतना समझा कि हाँ रे ऐसा करता है, ठीक है, उसको आगे नहीं बढ़े। इसको टोटल तरीके से करेक्टराइज किया गया, आइसोलेट किया, क्रिस्टलाइजेशन किया, ठीक है, उसको पूरा कंप्लीट स्टडी हुई इसकी, ठीक है, और एनसीईआरटी ने लिखा भी है कंप्लीट स्टडी करने में इसको, ठीक है, 5 ईयर लेटर तब जाकर के 100% करेक्टराइजेशन हुआ था इसका, ठीक है। तो हिंद 2, अब मैंने इसका क्लासिफिकेशन भी किया, भाई हिंद 2 या इको R1 इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है मैंने बताया भी था। वैसे कोई भी एंजाइम जिस स्ट्रेन से आप आइसोलेट कर रहे हो उस स्ट्रेन के नाम, ठीक है, उसके स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन और ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, जैसे हिंद 2, ठीक है, भाई हिंद 2 किसके बेस पर रखा, भाई H मतलब क्या हुआ, हीमोफ्लस, क्योंकि इसको आइसोलेट किया था हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा, तो हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा के हीमोफ्लस से लिया H, इन्फ्लुएंजा से स्मॉल i और n लिए, ठीक है, आई है, क्या गया, हिंद D किससे लिया, इसका स्ट्रेन। अब कई बच्चे स्ट्रेन में कंफ्यूज होते हैं, स्ट्रेन में तो अब तो मत हो क्योंकि कोरोना का न्यूज़पेपर में भी निकल रहा है नया स्ट्रेन आ गया, अब ये स्ट्रेन आ गया, मतलब है तो कोरोना ही, वायरस तो कोरोना है, तो वेरिएशन क्या आ रहे हैं, वो रूप बदल रहा है, रूप का मतलब अपने सरफेस के प्रोटीन में चेंज कर रहा है, और सरफेस के प्रोटीन के चेंज होने का मतलब है उसका नया स्ट्रेन, ठीक है। एक ही वायरस के, एक ही बैक्टीरिया के कई स्ट्रेन हो सकते हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं, सरफेस प्रोटीन पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे ही कोरोना, बिल्कुल एग्जांपल कोरोना लो, कोरोना का नया स्ट्रेन, फिर नया स्ट्रेन, फिर नया स्ट्रेन, आगे भी नए नए स्ट्रेन आएंगे, तो इनमें चेंज क्या है, सरफेस पर मिलने वाले प्रोटीन जो पैथोजेनेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बस ऐसे ही मैंने बताया कि एक ही बैक्टीरिया से, ठीक है, एक ही स्ट्रेन से, ठीक है, आप जिस जो नंबर ऑफ ऑर्डर, जो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी आप ले रहे हो, भाई फर्स्ट ले लिया तो लास्ट में आपने फर्स्ट लगा दिया, सेकंड आइसोलेट किया तो हिंद 2 लगा दिया, थर्ड आइसोलेट किया तो हिंद 3rd लगा दिया, तो लास्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो इंडिकेटर है वो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन है, सेम स्ट्रेन से, भाई डी लगा दी ना तो डी से ही, ठीक है। तो ये नॉमेनक्लेचर क्लियर होगा। इको R1 का एनसीईआरटी ने दे रखा है जो मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था, भाई एस्ट्रेशिया कोलाई से आइसोलेट किया तो ई तो आ गया एस्ट्रेशिया से, कोलाई आ गया CO से, ठीक है, ठीक है। R1, R क्या आ गया, उसका स्ट्रेन आ गया, 1 क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। तो इन दो एंजाइम पर तो मास्टरी करने पड़ेगी यार, ठीक है, मतलब इनकी सीक्वेंस, कहां पर कट करते हैं, कितना बेस पेयर के मिलने से बनती है, उनकी रिस्ट्रिक्शन साइड, ठीक है, इनका पूरा पूरा, इन दो के बारे में तो हर साल आ रहा है, मान के चलो अल्टरनेटिव आ रहा है, मान के चलो, कभी इको R1 कभी हिंद, कभी इको R1 कभी हिंद। इको R1 के बारे में एनसीईआरटी ने बहुत दे रखा है और लास्ट ईयर के मैंने क्वेश्चन भी कराए थे आपको, ठीक है, तो समझ रहे हो ना, इको R1 पे क्वेश्चन था, तो अब हिंद और इको R1 दोनों पे मास्टरी करनी है। तो ये समझ में आ गया कि हिंद और इको R1 कहां पर कट करते हैं, उसको पैरेंड्रोमिक या रिस्ट्रिक्शन साइड बोलते हैं, दोनों की मैंने आपको याद करा दी थी, समझा भी दिया था, ठीक है, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। एडिशनल कर सकते हो तो उसके लिए मैंने आपको टेबल समझा दी थी, ठीक है, उसमें मैंने 3 पर इंपॉर्टेंट बना दिया था, अब वो कर लेना तो मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। अब इसकी एक्शन मैकेनिज्म क्या है, कैसे कट करते हैं ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, मॉलिक्यूलर सीजर। कट करने के लिए मैंने बताया था कुछ तो होते हैं जिग जैग कट लगाते हैं, ठीक है, जिग जैग मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, जिग जैग का मतलब कुछ तरीके से, इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ होते हैं स्ट्रेट कट लगा देते हैं, ठीक है, जो जिग जैग कट लगाते हैं वो स्टिकी एंड बनाते हैं, जो स्ट्रेट कट लगाते हैं वो ब्लंट एंड बनाते हैं, ठीक है। तो बेहतरीन कौन से होते हैं, जो स्टिकी एंड बनाते हैं, क्योंकि स्टिकी एंड मैंने बताया अगेन भाई हाइड्रोजन बॉन्ड उनके अनपेयर होते हैं, अनपेयर हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से अटैच हो जाते हैं विदाउट लाइगेज। लाइगेज बाद में आकर के फॉस्फोएस्टर बॉन्ड को जोड़ देता है, पर वो आप, और स्टिकी के मतलब है अपने आप जुड़ जाना, तो अपने आप जुड़ जाते हैं, तभी तो बेहतरीन होते हैं। और ये भी बताया था मैंने कि
जब भी आपको रिकॉम्बिनेंट बनाना हो, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप ऑफ डीएनए, तो हमेशा एक ही एंजाइम को यूज करोगे। अपना फॉरेन डीएनए या इंटरेस्ट, जो भी आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, उसको कट करने के लिए और वेक्टर को कट करने के लिए ऑलवेज सेम टाइप का एंजाइम यूज करोगे। तो सेम टाइप का एंजाइम को दिखते तो है नहीं ना, ये अभी कर ले लिया आपने, अपना जीन डाल दिया, अपना वेक्टर डाल दिया, सेम एक ही एंजाइम डाल दिया। वो एंजाइम इसको भी कट करेगा, वो एंजाइम इसको भी कट करेगा। कट करने के बाद दोनों की स्टिकी साइड सेम होंगे और अपने आप आगे अटैच हो जाएंगे। हम मान के चल रहे हैं अटैच हो गए, ठीक है, दिखते तो है नहीं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है, ठीक है, सेम टाइप की स्टिकिंग साइड बनाना। तो उसके लिए सेम टाइप के एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, जो मैंने आपको समझा भी दिया था, डायग्राम बना के समझाया था, ठीक है, कि किस तरीके से ग्वानिन और एडेनिन के बीच में कट लगता है, EcoR1 कट लगाता है, किस तरीके से इनकी बॉन्ड पेयर हो जाते हैं और टू टाइप के डीएनए का कॉम्बिनेशन बन जाता है एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू। तो यहां तक बताओ, यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तक की पूरी कहानी मैंने आपके ब्रेन में सेट कर दी थी। अगेन रिवीजन भी करा दिया, क्वेश्चन भी करा दिए लास्ट ईयर के। आगे हम बात स्टार्ट करेंगे नंबर 2, क्या, क्लोनिंग वेक्टर। क्योंकि बैक्टीरियोफाज से जो हमने लाइगेज लिया वो हमने समझा दिया, पॉलीमरेज हमने एक लाइन में बता दिया। अब हम बात करते हैं क्लोनिंग वेक्टर। तो टूल्स में एंजाइम्स वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब टूल्स में क्लोनिंग वेक्टर हम स्टार्ट करते हैं। अब यहां तक बताओ कोई डाउट शाउट है या नहीं? अब आपके रिस्पॉन्स चाहिए मुझे।